नमस्ते फ्रेंड्स, नेक्स्ट जेन आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। और हमारी करंट अफेयर्स की ये सीरीज चल रही है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये जर्नी हमारी आगे भी जारी रहेगी जिसमें हम करंट अफेयर्स को कवर करते रहेंगे ऐसे ही बहुत ही आसान तरीके से, जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, बीपीएससी हो गया, यूपीपीसीएस हो गया, या फिर यूपीएससी 2027 की बात कर लें, उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि हम बेसिक चीज़ों से लेकर के कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, उन सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए अपनी करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो चलिए अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। हम यूपीएससी पे भी बात करेंगे, जो हमारा अभी हाल ही में पेपर हुआ, कैसा रहा, क्या रिस्पॉन्स है, उसको भी देखेंगे। लेकिन पहले एक दो क्वेश्चन देखते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है कामना और आइए शुरू करते हैं अपनी जर्नी को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम ने किस राज्य के साथ एक अंतर क्षेत्रीय, पहले तो आप यही ध्यान रखेंगे ये क्या है, एक अंतर क्षेत्रीय पूछा जा रहा है आपसे, पहल है जिसका नाम है पद्मा डोरी। ये पद्मा डोरी का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, आपके स्टैटिक पार्ट से लेकर के आपका करंट अफेयर्स। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मोदी जी यूरोप की यात्रा पे गए हैं, जहाँ पे उन्होंने इटली की जो प्रधानमंत्री हैं मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट तो दिया ही, काफ़ी सारे रील्स भी बने, इस पे बातें भी हुई, उस पर भी चर्चा करेंगे कि हमें किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना चाहिए। क्या हमें एक पॉलिटिकल एंगल देखना चाहिए यहाँ पे, या फिर हमें ये देखना चाहिए कि मोदी जी चुपके से गए और चॉकलेट निकाला मेलोनी को दे दिया, या फिर हमें एक सिविल सर्वेंट की तरह सोचना है कि क्या क्या इसके फायदे एक कंट्री के लिए हो सकते हैं, ये सॉफ्ट पावर क्या होता है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे कि मोदी जी ने यहाँ पे एक सॉल भी गिफ्ट करा था, जिसका जो मूंगा रेशम से बना हुआ है, और सिरऊ लिली अभी ये चर्चा में है। तो इस सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर होंगे। फिलहाल इसका आंसर हो जाता है मध्य प्रदेश। देखिए दो ऐसी दो ऐसे विरासत को एक साथ जोड़ने का काम किया गया है इस पहल के तहत। इसमें क्या करेंगे हम, एरी रेशम, जो कहाँ पे जिसका उत्पादन होता है आसाम के क्षेत्र में, जिसको हम अहिंसा रेशम भी कहते हैं। यानी कि इस रेशम से, इस रेशम पे, इस सिल्क पे हम कढ़ाई करेंगे, किसकी, चंदेरी की बुनाई करी जाएगी। यानी कि चंदेरी कहाँ का फेमस है, मध्य प्रदेश का। बात करते हैं अगर चंदेरी की, थोड़ी बेसिक चीजें, अभी हम इस पे भी आएंगे। तो चंदेरी की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 13वीं शताब्दी से। 13वीं शताब्दी। कुछ बेसिक चीजें देखिए, आप इसको इग्नोर नहीं करेंगे। अभी आपने पेपर देखा है यूपीएससी का, तो क्वेश्चन किस तरीके से रिलेवेंट हो सकते हैं आपके, आपकी एकदम पैनी निगाह होनी चाहिए उस पर। तो ये क्या है, 13वीं शताब्दी से इसका उद्भव हम देख सकते हैं। और अगर पूछे कि इसको प्रसिद्धि कब मिली, तो आप बताएंगे मुगल काल में। प्रसिद्धि इसको मिली है मुगल काल में। ये काफी फेमस हुआ मुगल काल में, यहाँ तक कि ग्वालियर के जो राजा थे उन्होंने इसके लिए, इस बुनाई के लिए एक केंद्र की भी स्थापना की, ताकि लोगों को प्रशिक्षण दिया जा सके। तो ये यहाँ पे हम इसको देखते हैं, बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही बढ़िया कढ़ाई है, उम्दा किस्म की। और इस बुनाई पे हम करते क्या है, ये भी आपसे स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। तो देखिए इस पे हम प्रकृति का चित्र बनाते हैं, प्रकृति का ज्यामितीय आकार, ज्यामितीय चित्र, ज्यामितीय आकार डालते हैं इस पे, और वास्तुकला से संबंधित चीजों को हम इस पे डालते हैं, उत्कीर्ण करते हैं वास्तुकला। तो ये सारी चीजें तो कुछ बेसिक चीजें थी चंदेरी के बारे में जो आप ध्यान रखेंगे। यानी कि इसी कढ़ाई को अब किया जाएगा एरी सिल्क पर, एरी रेशम पे। अब ये एरी रेशम चर्चा में है, देखते हैं इसको। पहली बात तो ये कि ये जो पद्मा डोरी पहल है, आप नाम हिंदी में भी याद रखेंगे, अंग्रेजी में भी याद रखेंगे। पद्मा डोरी, इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, जिसके मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आपको पता है कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है ये एमपी से बिलोंग करते हैं। तो इसको आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो कि एमपी के मंत्री हैं, तो इन्होंने एमपी को ही सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करने की कोशिश की है। ये याद करने का तरीका हो सकता है। बेसिकली ये क्या है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है इंडिया का, वो हमेशा अपने आप को अलग थलग महसूस करता है। तो सरकार की एक ये भी पहल है कि नॉर्थ ईस्ट के पार्ट को, इंडिया के मुख्य भूमि जो है, भारत की मुख्य जो राज्य है, उनसे कनेक्ट किया जाए। तो उसके तहत भी हम इसको देख सकते हैं कि हमने नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट
किया है किससे, मध्य प्रदेश से। अच्छा, ये करने का उद्देश्य क्या है, इसके देखिए उद्देश्य बहुत सारे हैं। आपसे ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा जा सकता है, इवन प्री में भी स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है। अब देखिए हमने क्या किया, रेशम सिल्क पे चंदेरी की बुनाई करी। अब ये चंदेरी जो होती है, चंदेरी की बुनाई, आप ये देखो तो आप इस पे बुनाई करते हैं चांदी, चांदी के पतले धागे से, सोने के पतले धागे से हम इस पे क्या करते हैं, सोने के पतले धागे से हम क्या करते हैं, इस पे कढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी, आप ध्यान रखेंगे। क्या करेंगे, इससे क्या होगा, एक नए तरीके का वस्त्र बन के उभर के आएगा, नवाचार होगा, इनोवेशन। क्या हो रहा है, एरी पे चंदेरी की बुनाई। और जब ये नवाचार होगा तो इस नवाचार के थ्रू जो वस्त्र बनेगा वो टिकाऊ वस्त्रों को बढ़ावा देना इस पहल का उद्देश्य है, इस नवाचार के थ्रू। और क्या फायदा है, अंतर क्षेत्रीय शिल्प सहयोग। ये देखिए आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट से जुड़ता है, तो आप उसको या इस पॉइंट्स को आप कहीं भी डाल सकते हैं, किसी भी अपने आंसर राइटिंग में भी अगर आप मेंस का पेपर दोगे तो वहां पे भी इन चीजों को आप डाल सकते हो। अगर ये अंतर क्षेत्रीय शिल्प सहयोग बढ़ेगा, इनकी कला को ये सीखेंगे, इनकी कला को ये सीखेंगे, दूसरे दोनों के बीच में संपर्क आएगा, एकता की भावना आएगी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे कारीगरों के लिए आजीविका के भी नए अवसर उपलब्ध होंगे। अब बात करते हैं थोड़ी सी रेशम के बारे में। देखिए रेशम क्या है, अच्छा ये लॉन्च तो हुआ है, मंत्रालय है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, लेकिन इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है, मतलब इसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, काम कौन करेगा, तो आप बताएंगे नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडीलूम्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसको लागू किया जाएगा। बात करते हैं रेशम की। देखिए अभी यहाँ पे क्या है, रेशम की जो लाइफ साइकिल, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इवन ये जो लाइफ साइकिल का प्रोसेस है ये भी आपसे प्रश्न पूछ देता है कि इसको सीक्वेंस में लगाइए कि कौन सा पार्ट पहले आता है। देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन आपके बहुत सारे स्टैटिक जीके के कवर होते हैं। अब देखो एक अंडा है पहले, किसका, जो हमारा कीट है, यानी कि सिल्क वॉर्म का जो कीट है उसने अंडा दिया एक पत्ते पे, यानी कि पहले क्या बना, एग बना। उसके बाद जब ये एग फूटेगा तो वहां पे एक छोटा सा कीड़ा निकलता है उसी पत्ते पे, जिस पत्ते पे उसने क्या किया है, जिस पत्ते पे वो अंडा था, और वो कीड़ा क्या करता है, बहुत छोटा होता है और उसी पत्ते को खाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जिस पत्ते को कीड़ा खाता है, जिस पेड़ के पत्ते को कीड़ा खाता है, उसी पेड़ के पत्ते के आधार पे उसका नाम भी है, उसी आधार पे ये सिल्क भी है। जैसे देखो शहतूत का पत्ता खा रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको, शहतूत रेशम पालन। अगर ये टसर है तो ये कुछ और ही पत्ता खाएगा, जिसको तुषार रेशम भी कहते हैं, कहीं कहीं पे टसर भी कहते हैं। अगर एरी है, अभी ये सब आगे मैं बताऊंगी, ये चारों किस्म आप याद रखो। एरी है तो वो कौन सा पत्ता खाएगा, ये सब पत्ते ही खा रहे हैं। और अगर मूंगा है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मोदी जी ने ये स्टोल गिफ्ट किया है, तो ये मूंगा जो रेशम है ये कैसे बन रहा है, तो ये पत्ते ही खाने के आधार पे ये अलग हो रहे हैं और इनके पालन के आधार पे। अब बात करते हैं पत्तों की, तो देखो पहले तो ओवरऑल देखते हैं। अब ये पत्ते खाया इसने, 10-15 दिन तक पत्ते खाया, थोड़ा बड़ा हुआ, बड़े होने के बाद ये क्या करता है कि अपने अंदर से एक तरल चिपचिपा पदार्थ निकालता है जिसको बोलते हैं फाइब्रोइन प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो है ये क्या करता है, इस कीड़े के चारों तरफ लपेट लिया जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रोटीन, एक चिपचिपा, एक तरल पदार्थ कह सकते हैं, वो इस कीड़े के द्वारा निकाला जाता है और वो उस कीड़े में लपेटता हुआ चला जाता है। वो पदार्थ हवा के संपर्क में आता है तो वो क्या होता है, सूख जाता है, और सूखने के हार्ड हो जाता है और कुछ इस वाले शेप में बन जाता है। तो जब ये इसमें कवर होता है, ऐसा ये इस कीड़े ने देखो ये शुरुआत कर दी है, तो इसमें जब कवर होता है तो इसको बोलते हैं ककून। ककून स्पिनर, सिल्क मेकिंग बिगिंस, यहाँ से शुरू होता है ये प्रोसेस। अब ये जब पूरा बन गया तो इसको हम क्या कहते हैं, ककून। अब वो जो कीड़ा है उस जो प्रोटीन है उसके अंदर लिपट गया पूरी तरीके से, और फिर अपना अंदर वो विकास करता रहता है, बड़ा होता रहता है। जब ये कीड़ा अंदर पूरी तरीके से अपना विकास करता है तो उसको हम कहते हैं इसको कहते हैं प्यूपा। अब प्यूपा क्या कर रहा है, इसके अंदर आराम कर रहा है और अपनी ग्रोथ को बढ़ा रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब ये पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तो ये अपने आप ये वाला जो ककून है ये फट जाता है, और फटने के बाद इसमें से अडल्ट जो मोथ है,
यानी वो तितली बन करके उड़ जाता है। ये तो नॉर्मल प्रोसेस होती है। यानी कि अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले एग बना, फिर उसके अंदर से क्या निकलेगा, लार्वा टूटेगा तो लार्वा, या इसको कैटरपिलर भी कहते हैं, आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो कैटरपिलर। ठीक, अब ये कैटरपिलर बाहर निकलेगा, कैटरपिलर अपनी तरफ अपने चारों तरफ क्या करेगा, एक लेयर बनाएगा प्रोटीन की। कौन सी प्रोटीन बनाता है, तो आप लिखेंगे फाइब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये क्या है, यानी कि सिल्क एक तरीके का प्रोटीन ही है, बनाता है। उसके बाद जब ये फाइब्रोइन प्रोटीन से पूरी तरीके से लिपट जाता है तो उसके अंदर वो कीड़ा क्या बन जाता है, प्यूपा बनता है अपना विकास करके, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कुछ दिन के बाद बड़ा होता है, खुद ही ये ककून फटता है और फट करके वो जो तितली है वो बाहर आ जाती है। ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब बात करते हैं रेशम की। अगर बात करें रेशम की, देखो 4 तरीके का मैंने आपको बताया, 4 तरीके के रेशम। पहले तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेशम है चारों व्यावसायिक आधार पे 4 तरीके के रेशम हैं, और ये चारों के चारों रेशम भारत में पाए जाते हैं। तो आप थोड़ा सा ये बना करके लिखोगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला है सहतूत रेशम, और दूसरा है आप लिखोगे गैर सहतूत रेशम, गैर सहतूत रेशम। सहतूत रेशम किसे कहते हैं, देखो सबसे ज्यादा इसी रेशम का यूज होता है भारत में, लगभग 80 से 90% तक, 80% से मान लेते हैं 90% के आसपास तक इसी रेशम को यूज हम करते हैं। और इसको क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं बॉम्बे मिक्स मोरी, यानी कि इसका जो कीट है, ये कीट वो क्या कहलाता है, बॉम्बे मिक्स मोरी। इसमें इतना ही जानना है, ये शहतूत रेशम का कहने का मतलब है कि इसका जो ये बॉम्बे मिक्स मोरी है, ये शहतूत के पत्ते खाता है। और ये वाले रेशम में जब ककून बनता है, ये आप देखो ये वाला जो है पार्ट, जब ककून का फॉर्मेशन होता है, इसी समय हम क्या करते हैं कि सारे ककून को इकट्ठा करते हैं और ले जाकर के गर्म पानी में डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, अंदर का कीड़ा जो होता है, जो प्यूपा बनने वाला है, वो मर जाता है और ये ऊपर का बाहरी लेयर हमारे पास बच जाता है। लेकिन अभी क्या इसमें क्या होता है, लाखों कीड़े की जान चली जाती है। तो अब क्या हुआ, कीड़ा मरा, हमने ककून को तोड़ा नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो रेशम होगा वो कैसा होगा, लंबा, मजबूत और चमकदार होगा, चमकदार। ठीक है, ये तो हो गया हमारा ऐसे नॉर्मल। बात करते हैं गैर सहतूत रेशम की। अगर बात कर लें, हेलो, गैर सहतूत रेशम की बात करें अगर यहाँ पे, तो देखो एक रेशम होता है टसर, जिसको हम तुषार रेशम भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारी एरी होती है, और एक हमारा होता है मूगा, जो अभी चर्चा में है, और ये भी चर्चा में है। टसर की बात करते हैं तो ये क्या है, इस रेशम, ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ये आपसे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं, इसलिए ध्यान देंगे आप। इसको कहते हैं अर्धपालतू, अर्धपालतू की, इसमें ये अर्धपालतू रेशम है ये। और इसके लिए जो मैंने बताया था कि पत्तों के आधार पे जो ये पत्ते खा रहे हैं, उसी आधार पे इनका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो इनके पत्ते जो टसर रेशम है या तुषार रेशम है, इनके कीड़े कौन से पत्ते खाते हैं, किस पेड़ के, तो आप बताएंगे अर्जुन के, आप बताओगे साल, आप बताओगे आसन, या आसन भी कहते हैं, या फिर ओक। इनके पत्ते ये खाते हैं। अब इनको अर्ध क्यों कह रहे हैं कि कुछ समय तक इनको हम पालते हैं, और ककून के फॉर्मेशन के बाद, यानी कि पत्ते जब आपका लार्वा या कैटरपिलर बाहर आता है, तो उनको हम फिर फ्री छोड़ देते हैं जंगलों में। वहां पे क्या होता है, वो अपना खुद का ककून बनाते हैं, फिर प्यूपा बनते हैं और वो उड़ जाते हैं उसमें से। उसके बाद हम उसको कलेक्ट करते हैं और हम अपने रेशम को निकालते हैं। तो ये टसर रेशम की बात हो गई। बात करें एरी, जिसमें को अभी हमने पद्मा डोरी पहल के तहत कनेक्ट किया है, तो एरी के बारे में अगर आप देखो तो इनके जो
कीट होते हैं एरी के, ये कौन से पत्ते खाते हैं? तो आप बताओगे ये खाते हैं एरंड का पत्ता, अरंड, या आपने कैस्टर ऑयल आप यूज करते होगे तो वही कैस्टर का पत्ता ये खाते हैं, इन्हीं के पेड़ों पे। और ये असम के क्षेत्र में मुख्यतः पाए जाते हैं। असम में जो कैस्टर होता है इसको क्या कहते हैं? असम की लैंग्वेज में एरा कहते हैं, एरा। ठीक है, तो इसी कैस्ट, क्योंकि इसके पत्ते खा रहे हैं तो धीरे धीरे एरा 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 से एरी रेशम के रूप में ये फेमस हो गया। और इसको हम क्या कहते हैं? एक इसका इंपॉर्टेंट नाम भी कई बार पूछा गया है कि इसको कहते हैं अहिंसा रेशम, अहिंसा रेशम भी इसको कहते हैं। अब अहिंसा रेशम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि देखो या देखिए, इसको अहिंसा रेशम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अहिंसा रेशम? क्योंकि जो हमारा ककून का फॉर्मेशन था, जो हमने ये वाला देखा, ये इसमें क्या होता है कि हमने यहाँ डायरेक्ट इसको गर्म पानी में खौलते में डाल दिया और यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, रेशम को निकाल लिया। लेकिन अहिंसा रेशम यानी एरी रेशम में क्या होता है कि हम इसको छोड़ देते हैं पूरी तरीके से। जब ये बाहर निकल जाता है मोथ, यानी कि जब ये तितली बाहर निकल जाती है तो जब ये खोल बचता है उससे हम रेशम का उत्पादन करते हैं। यानी कि इसमें किसी भी कीड़े की मौत नहीं होती है, इसलिए हम इसको कहते हैं अहिंसा रेशम। बात करते हैं मूगा रेशम की, अगर बात कर ले, जो अभी देखो चर्चा में है, पूछा भी गया है। अच्छा, तो अगर हम क्या करेंगे कि खौलते पानी में हमने उसको नहीं डाला, हमने क्या किया, पहले कीड़े को बाहर निकलने दिया, तो कीड़ा जब बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? ककून को तोड़ते हुए निकलेगा। तो इसके जो धागे होते हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, छोटे होते हैं, मुलायम होंगे, और कैसे होंगे? लेकिन गर्म होते हैं, याद रखेंगे आप। ठीक है, गर्मी का एहसास कराते हैं। वही बात अगर मूगा रेशम की करते हैं तो देखो इंपॉर्टेंट है ये, अभी दे के आ गए हैं मोदी जी, तो आप ध्यान रखेंगे। मूगा के साथ साथ आप सिरऊ लिली को भी मैं यही बता देती हूँ, सिरऊ लिली। सिरऊ लिली बेसिकली है क्या? एक फेस्टिवल भी है, एक जगह भी है, एक पहाड़ भी है, कहाँ पे? मणिपुर में। ठीक है, तो मणिपुर से कनेक्ट किया गया है मूगा पे, यानी कि इसी रेशम पे, मूगा रेशम पे ही, मूगा सिल्क पे ही सिरऊ लिली की कढ़ाई करके स्टोल बनाया गया है। जिसमें हम क्या करते हैं, इस सिरऊ लिली को थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे सफेद और गुलाबी कलर के, गुलाबी कलर को यूज करके जो सिरऊ लिली का फूल होता है वो कैसा होता है? घंटी के आकार का होता है, घंटी के आकार का फूल है ये। ऐसी ही कुछ चित्रकारी हम करते हैं। बात करते हैं मूगा रेशम की। अब देखिए इसी पे कढ़ाई करेंगे तो ये क्या है? एक इसको कहते हैं दुर्लभ रेशम, दुर्लभ रेशम। ठीक है, अब ये दुर्लभ रेशम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इसका एक नाम और भी है, वन वन रेशम कह लो आप, या वन्य रेशम कह लो, वन्य रेशम। बहुत कम इसकी ये हमें देखने के लिए मिलता है। दूसरी चीज इसका देखें तो ये बहुत ही चमकदार होता है, चमकदार रेशम है ये। ठीक है, चमकदार। और इसकी एक खासियत ये है कि ये धोने के साथ क्या होता है? इसकी चमक और बढ़ती है, चमक क्या होती है? और ज्यादा बढ़ जाती है। बात करें कि इसमें किस गोल्डन सिल्क में कहते हैं, क्यों इसमें इस रेशम को ही क्यों यूज किया गया है? तो क्योंकि ये दुर्लभ रेशम है, बहुत कम मात्रा में इसका उत्पादन होता है। इसको भी एक तरीके से, इसमें भी कीटों की जान कम जाती है, उस तरीके से इसका उत्पादन करते हैं। लेकिन इसकी एक खासियत ये है कि ये इसको
इसको पहनने के बाद ये एहसास दिलाता है प्राकृतिक और गर्माहट, गर्म है ये। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हुए मुगा रेशम के बारे में। बात करते हैं भारत में, तो देखो ये चारों रेशम जो है ये इनका उत्पादन भारत में होता है। 4 ये मैंने लिखे हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है। तो भारत में उत्पादन, भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे ये चारों रेशम का उत्पादन किया जाता है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें देखिए। इसका महत्व क्या है, राष्ट्र के एकीकरण में भूमिका है इसकी, राष्ट्र का एकीकरण करने में मदद मिलेगा। मध्य और उत्तर पूर्वी भारत के बीच क्या होगा, सांस्कृतिक शिल्प संबंधी अंतर को पाट करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना को साकार करने में मदद मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये चीज। सतत विकास की बात कर लेते हैं, विकास को बढ़ावा मिलेगा कैसे, पर्यावरण के अनुकूल। मैंने आपको बताया अभी एरी रेशम के बारे में कि कैसे उसको अहिंसा रेशम भी कहते हैं, वहां पे किसी भी कीड़े की जान नहीं जाती है। तो पर्यावरण के अनुकूल हम उत्पादन करेंगे और आज की जो फैशन है उसी के अनुरूप हम इसका उत्पादन करके विविध तरीके के फैशन के कपड़े बनाएंगे। वहां के लोगों को आजीविका भी मिलेगा, ये इसका इंपॉर्टेंस है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो उसका आंसर क्या हो गया, मध्य प्रदेश। किस राज्य ने के जैव विविधता बोर्ड ने हाल ही में स्थानीय भागीदारी के माध्यम से कावू, इंपॉर्टेंट है, कावू पवित्र उपवन पुनर्स्थापना के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया है। झारखंड, केरलम, देखिए केरल का नाम केरलम हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि केरलम क्यों लिखा है, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो ये परियोजना किसके लिए चलाई गई है, पहली तो जैव विविधता बोर्ड के द्वारा चलाया गया है। और कहाँ की जैव विविधता बोर्ड के द्वारा, तो केरल की। अब इसमें बात करते हैं, देखो यहाँ से भी आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। पवित्र उपवन, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ है काबू, अगर ये मैं पवित्र उपवन यहाँ पे ना लिखती, सिर्फ काबू ही लिख के आ जाता, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या है ये काबू। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए अभी काबू क्यों कहते हैं, क्योंकि हर जो जितने भी पवित्र उपवन हैं, पवित्र उपवन कहने का मतलब है कि जंगल के कुछ ऐसे भाग जिनको वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा जो वहां पे रहते हैं संरक्षित किया जाता है। क्यों संरक्षित किया जाता है, तो उनकी आस्था हो सकती है, उनका डर हो सकता है, या फिर वो ऐसा मानते हैं कि उनके जो देवता हैं उनकी आत्मा उस जंगलों में निवास करती है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने पवित्र उपवन नहीं देखा है तो आपने कांतारा मूवी देखी होगी, उसमें पूरा पवित्र उपवन का कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि किस तरीके से वहां के लोग जंगलों को संरक्षित करने का काम करते हैं। एक देवता होते हैं जो किस तरीके से सूरज से, फिर विष्णु भगवान जो देवता होते हैं किस तरीके से उनका कन्वर्जन होता है, किस तरीके से वहां के लोग संरक्षित करते हैं वहां के जंगलों को। अब उसके पीछे पारिस्थितिकी महत्व भी बहुत है, कल्चरल इंपॉर्टेंस भी है उसकी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंस है जिसको हम देखेंगे। देखिए देखते हैं पहले सेक्रेड ग्रोव्स, इसको हम सेक्रेड ग्रोव्स भी कहते हैं। क्या होता है, वनों के वो क्षेत्र जिन्हें स्थानीय समुदायों के द्वारा, अभी मैंने आपको बताया कि स्थानीय लोगों के द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी सांस्कृतिक, पारंपरिक और धार्मिक आस्थाओं के कारण संरक्षित किया जाता है। यानी कि आपकी आस्था या तो डर की वजह से भी हो सकती है, प्रेम की वजह से भी हो सकती है, और आपकी मान्यता भी हो सकती है। किसी भी तरीके से उनको ये लगता है कि इसका संरक्षण हमारा दायित्व है, हमें करना चाहिए। देखिए ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओगे तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिला हुआ है, आप देखोगे आया हुआ है। तो किसी स्थानीय देवता, देवी या पूर्वजों को समर्पित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपने कांतारा मूवी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, आप देख के समझ सकते हो। देखिए ऐसे कुछ वन दिखते हैं, ये यहाँ पे इनके ये देवताओं की ये फोटो ऐसे बना सकते हैं। तो ये है कुछ एक पार्ट पवित्र उपवन का, सेक्रेड ग्रोव्स का। या फिर ये देखिए कुछ ऐसे देखते हैं। अब ये जो हमारे पवित्र उपवन होते हैं ये हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि देखिए पवित्र उपवनों के द्वारा हम कई चीजों का संरक्षण कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, अपनी सांस्कृतिक, अपनी आस्था, अपनी परंपराओं के कारण संरक्षण तो कर रहे हैं, लेकिन इससे हमारा क्या हो रहा है, आपदा प्रबंधन हो रहा है, हम अपने पर्यावरण को नुकसान होने से बचा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, वहां पे वन्य जीवों के लिए काम कर रहे हैं। अब आप सोचो कि अगर हमने यहाँ पे क्या किया, ये नदी है कोई बीच में, अब ये यहाँ पे नदी को हमने संरक्षित कर दिया अपनी आस्था की वजह से, तो यहाँ का जो जल चक्र है, यानी कि भूमि में जो पानी है वो रिस रिस के जाएगा, तो जल चक्र यहाँ का सही होगा। बहुत सारे जीव जंतु जो जंगलों में रहते हैं वो इस पे निर्भर हैं।
तो वो जीवित रह पाएंगे। दूसरी बात, ये जो पेड़ होते हैं ये क्या करते हैं, मिट्टियों को पकड़ के रखते हैं, जिससे मिट्टियों का कटाव कम होता है और इनके द्वारा भी हमारा जो वाटर है वो क्या होता है, जमीन के अंदर जाता है और पानी का चक्र, हमारा वाटर साइकिल बढ़िया बना रहता है। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि इनके द्वारा अगर बाढ़ आ गई तो ये पेड़ क्या करते हैं, फिर पानी को स्टोर करके रखेंगे, जिससे नीचे वाले जो क्षेत्र हैं वहां पे उनके डूबने का खतरा नहीं होता है। बहुत सारे लुप्त प्राय जीव जंतु, पेड़ पौधे, वो यहाँ पे क्या होते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो ये कुछ इनके महत्व हैं। देखो, जल संरक्षण का काम करते हैं, अभी मैंने आपको बताया बहुत सारे झील, तालाब, नदियां इनके बीच में पाई जाती हैं जिनका संरक्षण होता है। और जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण कैसे हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे, लुप्त प्राय जीव जंतु, ये सब पाए जाते हैं। मृदा का संरक्षण, अभी मैंने आपको बताया कि जो वनस्पतियां होती है मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। आपदा निवारण कैसे हो सकता है कि यहाँ पे अगर बाढ़ आ गया, भूस्खलन हो गया, या फिर सूखे का खतरा नहीं होता है, तो ये अगर बाढ़ से क्या होता है, निचले क्षेत्रों की रक्षा करते हैं। पानी अगर चक्र पूरा है, नीचे वाटर साइकिल पूरा है, तो वहां पे सूखा नहीं आएगा। इस तरीके से आपदा निवारण का काम करते हैं। पोषक तत्वों का चक्रण करते हैं कैसे, देखिए पत्तियां क्या होती हैं, गिरती हैं वहां पे, उन पत्तियों को फिर वो क्या होती हैं, रिसाइकल होकर के पोषक तत्वों में बदल जाती हैं। वन्य जीव कॉरिडोर का भी काम करते हैं। ये बहुत सारे वन्य जीव हैं जो फ्रीली, प्राकृतिक रूप से, आपने देखा होगा भी कि हम क्या कर रहे हैं, चीते लेके आ रहे हैं साउथ अफ्रीका से, फिर नामीबिया से लेके आए, बोत्सवाना से लेके आए, और लगातार हमने देखा कि स्टार्टिंग में तो कुछ दिक्कतें हुई, क्योंकि उनका जो प्राकृतिक आवास है वो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कि आप किसी भी चीज को, नए चीज को, जैसे आपने अभी पढ़ा होगा संरक्षण, जिसको हम एक्स सीटू और इन सीटू कहते हैं, इस संरक्षण में भी बहुत सारी हमें सावधानियां बरतनी होती हैं। तो ये एक प्राकृतिक कॉरिडोर की तरह काम करते हैं। सांस्कृतिक महत्व की बात करें, तभी हमने देखा कि लोक कला होती है, इसके लिए बहुत सारे उनके सांस्कृतिक डांस होते हैं, परंपराएं होती हैं, रिचुअल्स होते हैं, तो ये इसका महत्व होता है। आगे देखते हैं अगर हम, देखिए पवित्र उपवनों को हर जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे देखें अगर हम, तो हिमाचल प्रदेश में देववन, ये या इसमें से कोई सा भी उठा के पूछा जा सकता है, क्योंकि देखो देव नाम से बहुत सारे हैं। अब देववन, देववन कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में। बुग्याल, ये भी क्या है, पवित्र उपवन, ये सारे पवित्र उपवन हैं। बुग्याल कहाँ पे पाया जाता है, उत्तराखंड में। थान और मदाइको की बात कर ले तो ये कहाँ पे, असम वाले क्षेत्र में कहते हैं पवित्र उपवनों को, थान और मदाइको। मातागुड़ी, देवगुड़ी या सरना, देखिए जो सरना नाम है ना, ये आपका जो ये छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार वाला पार्ट है, यहाँ सब में इसको सरना ही कहते हैं। तो मातागुड़ी, देवगुड़ी और सरना कहाँ पे कहते हैं, छत्तीसगढ़ में। वही जाहिर थाना या फिर सरना, ये सरना तो कॉमन है देखो तीनों में, तो ये पूछ सकता है ये कहीं पे भी है, लेकिन मातागुड़ी या देवगुड़ी, जाहिर थाना कहाँ पे, झारखंड में, जबकि ये देवगुड़ी और मातागुड़ी कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। सरना बिहार में। देखो ये काऊ के लिए काम हो रहा है, जो अभी मैंने आपको बताया, ये कहाँ पे है, केरल में, ये कहते हैं इनको। उसके बाद आपका देवरा काडू कहाँ पे, कर्नाटक में। देवराई कहाँ पे, महाराष्ट्र में। उड़ान कहाँ पे, राजस्थान में। उड़ान भी देखिए अभी चर्चा में था, ध्यान देंगे आप इस पे, अभी कोर्ट का आदेश भी आया है। तो ये उड़ान पूछा जा सकता है आपसे। कोविल काडू कहाँ पे, तमिलनाडु में। जाहेरा या ठाकुरम्मा कहाँ पे, ओडिशा में कहते हैं। और ला क्यंतांग कहाँ पे कहते हैं, मेघालय में कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप देखना, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा एक स्लाइड है, आप इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अगर बात करते हैं पवित्र उपवन जो है, इनके लिए क्या क्या है अलाउ है और क्या क्या नहीं अलाउ है। देखिए ये एक इन सीटू संरक्षण की विधि है। पवित्र उपवनों को का संरक्षण हम किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे देखिए 2 तरीके के संरक्षण होते हैं, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। संरक्षण, संरक्षण में पहला होता है इन सीटू और दूसरा होता है एक्स सीटू। ठीक है, इन सीटू मतलब कि जो जहां का है उसके प्राकृतिक आवास में ही उसका संरक्षण करना। तो मतलब जहां उसकी उत्पत्ति हो रही वहीं पे हम उसको संरक्षित करते हैं, तो उसको हम कहते हैं इन सीटू। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि इन सीटू में क्या क्या आता है, तो आप ध्यान देंगे। अगर हम बात करें इन सीटू की, तो आप इसको नोट करके लिख सकते हो। जैसे हमारे नेशनल पार्क हो गए, नेशनल
पार्क, ये नेशनल पार्क कहाँ बनाए जाते हैं? जहाँ पे आप देखो जहाँ पे जो जंगल होते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे जहाँ पाए जाते हैं, वहीं पे हम ये पार्क को घोषित कर देते हैं, बना देते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका, बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। एक आप और लिख सकते हो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी कि वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये भी इसी का ही एग्जाम्पल है। बात करते हैं XC2 की, तो XC2 में हम इस संरक्षण का वो विधि अपनाते हैं जहाँ पे किसी भी जीव जंतु पेड़ पौधे का संरक्षण हम क्या करते हैं, उस जगह से जहां से उसकी उत्पत्ति होती है वहां से हटा करके कहीं और भी कर सकते हैं। तो ऐसे संरक्षण को हम कहते हैं XC2। जैसे इसके अंदर क्या आएगा, जू, आप चिड़ियाघर घूमने गए होगे तो चिड़ियाघर में एक ही जगह पे आपको कई तरीके के जानवर देखने के लिए मिलते हैं, तो सारे के सारे सबकी उत्पत्ति तो वहां पे नहीं होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि चिड़ियाघर यानी कि जो जू है वो किसका एग्जाम्पल है, चिड़ियाघर। तो आप बताएंगे ये XC2 का एग्जाम्पल है। बाहर स्थाने, हिंदी में कहते हैं इसको संरक्षण। फिर एक और आता है आपका, ये कई बार पूछा गया आपसे, जीन बैंक, जीन बैंक। अब ये जीन बैंक क्या है, हमने किसी भी पेड़ पौधे का या फिर जीव जंतु का संरक्षण करना है, उसके जीन को उठाया और कहीं और ला करके संरक्षित कर दिया। जैसे आप देखो अच्छी अच्छी नस्ल की जो गाय होती हैं उनको हम बाहर से लेके आते हैं, जो मॉडिफाई होती हैं जीन के जीन थेरेपी के द्वारा, तो उनको हम ला करके क्या करते हैं, अपने यहाँ यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह उनको पहुंचाते हैं। तो जीन बैंक भी एक तरीके से XC2 का ही एग्जाम्पल है। आगे अगर देखें तो ये याद रखेंगे आप, ये पूछा जा सकता है आपसे, ये क्या है, तो ये संरक्षण की इन सिटू में आता है पवित्र उपवन, यानी कि आप यहाँ पे एक इसको भी बढ़ा लो, पवित्र उपवन, पवित्र उपवन। 2-3 बार अगर आप ऐसे देखोगे ना, समझोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि भाई जंगल को तो हम उठा के कहीं और दूसरी जगह तो ले नहीं जाएंगे, तो ये इसी में आएगा। जीव अभयारण्य हम वहीं पे घोषित करते हैं जहां ये होता है, लेकिन आप सोचो जीन एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है, चिड़ियाघर में जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अब देखो अगला है वृक्षों की कटाई, यहाँ पे क्या क्या बैन है। देखो आप यहाँ पे ना तो वृक्ष काट सकते हो, ना तो यहाँ पे शिकार कर सकते हो, यहाँ तक कि ये जो गिरी हुई पत्तियां हैं इनको भी नहीं हटा सकते हो। ये स्टेटमेंट भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे क्या क्या शिकार कर सकते हैं, वृक्षों की कटाई नहीं कर सकते लेकिन शिकार कर सकते हैं। नहीं, यहाँ पे आप ना शिकार कर सकते हैं, ना वृक्षों की कटाई कर सकते हैं, इवन पत्तियों को भी कलेक्ट आप नहीं कर सकते हैं। और यही पत्तियां गिर करके क्या करती हैं, पोषण चक्र को स्थापित करती हैं। तो पूर्णतः प्रतिबंधित है, बैन है। अगर बात करते हैं कि कितने पवित्र उपवन है यहाँ पे, तो भारत में प्रामाणिक तौर पे माना जाता है कि जिनका डेटा है कि 13,000 से ज्यादा पवित्र उपवन है। लेकिन IUCN का डेटा ये कहता है कि नहीं, भारत में लगभग 1 से 1.5 लाख के आसपास पवित्र उपवन मौजूद हैं। देखिए आगे देखते हैं इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए आपको पता है कि संरक्षण अगर हम किसी भी चीज का करते हैं तो हमारे लिए हमारे पास क्या है, एक एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इवन ये एक्ट ही कई बार आपसे पूछ लेता है, तो आप याद रखेंगे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये कहा गया था कि जो राज्य सरकारें होंगी किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित कर सकती हैं। ये अभी चर्चा में है, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। आपने अभी UPSC का देखिए पेपर दिया, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि इस तरीके से वाहियात क्वेश्चन पूछ लिया, अरे रेलिवेंट नहीं है किसी चीज से। ऐसा नहीं है। देखिए यूपी, अभी आप कुछ लोगों ने तो ये भी मैंने सुना कि कह रहे हैं हम प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट करके आप क्या करोगे, आप अपना टाइम बर्बाद करोगे, कोई फायदा नहीं है इससे। क्योंकि देखो UPSC एक स्वायत्त संस्था है, वो अपना डिसीजन लेगी। आप 2 महीना 3 महीना 4 महीना प्रोटेस्ट करोगे, अगला पेपर आपका मई से पहले ही है, फिर आपका इतना पेपर, इतना टाइम जाएगा, खत्म होगा। आप ये सोचो कि हर लाख अगर मिनिमम ले लें, 5 लाख बच्चे अगर भरते हैं फॉर्म, थोड़ा सा देखिए, अगर हम बात करते हैं कि 5 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, ठीक, सीट कितनी निकलती है आप बताइए, सीट निकलती है 800। तब 800 तो खैर निकलती नहीं है, और भी
मान लेते हैं 800 सबसे ज्यादा सीट निकलती है, 800 सीट निकली, आपकी एज कितनी है, कितने अटेम्प्ट देने के लिए है आपके पास, 6 अटेम्प्ट है देने के लिए। जनरल की मैं बात कर रही हूँ, आप मान लेते हैं कि 8 अटेम्प्ट, आप 35 ईयर्स तक मान लो, ये आपकी एज 35 साल है, आपने दिया। अब ये 800 800 800 6400 लोगों की भर्ती होगी पूरे 8 साल में। इन 8 साल में 6400 लोगों की भर्ती होगी। अब फॉर्म कितने लोग भर रहे हैं, जरा ये देख लीजिए आप डेटा, 1 साल 5 लाख लोग भर रहे हैं, तो इतने में कितने लाख लोग भरेंगे, 40 लाख 50 लाख लोगों में। तो क्या होगा, सिलेक्शन अगर नहीं भी हुआ तो आप अपना एक प्लान बी लेके चलो। मैं किसी संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, फिर भी मैं आपको यही राय दूंगी कि आप पहले तो आप सही समय पे अपनी तैयारी को शुरू करिए। 21 से 22 साल में अगर आप शुरू कर देते हैं तो ठीक है, 2 या 3 अटेम्प्ट आप दो, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अगर निकल रहा है हमारा पेपर तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन साथ में आपको प्लान बी लेके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारा अटेम्प्ट खत्म होगा 35 ईयर्स की एज में फिर हम नई चीजें करेंगे, क्योंकि देखो हर इंसान हर चीज में कैपेबल नहीं होता है। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि क्या हमें तैयारी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका क्या होता है, आप समाज में रहने लायक, मतलब समझने लायक, अपनी सरकार को समझने लायक, अपनी सोसाइटी को समझने लायक इंसान बनते हो, एक जागरूक इंसान बनते हो। तो इससे ज्यादा मैं क्या ही कहूँ। खैर आप तो कुछ इस तरीके से आप पढ़ो चीजों को कोरिलेट करते हुए कि एक कहीं से भी क्वेश्चन पूछे आप थोड़ा सा उसको सोच करके, कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन कर पाओ। तो बात करें वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की, तो देखिए अभी यहाँ पे किसी का पेपर अच्छा हुआ होगा तो वो आप आगे की तैयारी करो, जिसका पेपर अच्छा नहीं हुआ है तो कृपया करके आप फालतू के कोचिंगों के चक्कर में या फिर प्रोटेस्ट के चक्कर में ना पड़े, अगले साल की तैयारी करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी तैयारी में देखो लग गए होंगे। और एक वो भी हैं जिनका अटेम्प्ट खत्म हो गया है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, एक पेपर तो टैलेंट डिसाइड नहीं करता। देखिए राज्य सरकारें को अधिकार दिया गया कि आप क्या करिए, किसी भी निजी या सामुदायिक भूमि को सामुदायिक रिजर्व के रूप में घोषित करिए। बस इतना ही कह के छोड़ दिया गया कि सामुदायिक रिजर्व घोषित करिए। अब ये सामुदायिक रिजर्व क्या है, इसके लिए वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2002 में आया, यानी कि यही जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसमें संशोधन किया गया 2002 में। और जो ये सामुदायिक रिजर्व यहाँ पे लिखा गया था, इसकी अवधारणा को स्पष्ट रूप से पेश किया गया कि कहने का मतलब क्या है, क्या करना चाहिए। और एक बात ये भी कहा गया कि अगर चाहे यहाँ के स्थानीय समुदाय तो सरकार भी पवित्र उपवनों के को संरक्षित कर सकती है, उनकी मदद कर सकती है, उनका संरक्षण किया जा सकता है। अब कम्युनिटी रिजर्व की बात करें, जो स्पष्ट अवधारणा दी गई, तो इसमें कहा गया कि ऐसे क्षेत्र जहां वन्यजीव संरक्षण में स्थानीय समुदायों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी रिजर्व। ये ध्यान देंगे आप, ये 2 एक्ट ध्यान देंगे। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना एक चलती है इसके लिए, देखिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना अगर आप देखो तो इसमें ये योजना क्यों चलाई गई है, ताकि आप पवित्र उपवनों की पहचान कर पाए। इस योजना के तहत उसका विस्तार किया जा सके कि कहाँ तक हमें संरक्षित करना है, प्लस इतनी भी सुविधा होनी चाहिए कि भविष्य में अगर इस जंगल का विस्तार होता है तो ये हम इसका विस्तार यहाँ तक कर पाए। तो ये सारे नियम, इसकी सीमा, इसके क्षेत्र का निर्धारण, इसके लिए एक योजना है राष्ट्रीय सर्वेक्षण योजना, ध्यान रखेंगे आप, पूछा जा सकता है आपसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑर्बिटल डेटा सेंटर सैटेलाइट जिसका नाम है पाथ फाइंडर किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अभी ये लॉन्च होने वाला है। पिक्सल, सर्वम एआई, गैलेक्साई, ए और बी दोनों। अभी देखो गैलेक्साई का तो हमने देख लिया कि मिशन दृष्टि इन्होंने लॉन्च किया था, अब इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि पिक्सल और सर्वम एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब देखते हैं पाथ फाइंडर ऑर्बिटल डेटा सेंटर होता क्या है। देखिए पाथ फाइंडर जो है, सबसे पहले तो आप यही याद रखेंगे कि 200 किलो श्रेणी का ये एक सैटेलाइट है, 200 किलो का। अब इसको लॉन्च किया है पिक्सल ने और इसको लॉन्च किया है सर्वम ने। आपको पता है कि जो पिक्सल है वो स्पेस के सेक्टर में काम करने वाली संस्था है, वहीं सर्वम जो है उसका नाम ही सर्वम एआई है, यानी कि एआई के सेक्टर में काम करती है। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि अपने स्पेस में एक ऐसा डेटा सेंटर खोलेंगे
जो क्या होगा कि सारे डेटा, जितने भी हमारे डेटा होते हैं जो हम मोबाइल में यूज करते हैं, या आप देखे होंगे कि आप कोई भी ऐप यूज करते हो, या आप ब्राउजर कोई गूगल का भी यूज करते हो, उसका कहीं ना कहीं डेटा सेंटर तो होता है लैंड पे ही। और उस डेटा सेंटर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा खर्च आता है, कूलिंग करनी पड़ती है उसकी, उसको ठंडा करने के लिए, तो और उसके लिए बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। तो अब हम एक ऐसा डेटा सेंटर बनाएंगे जो क्या होगा, पृथ्वी के कक्षा में ही घूमता रहेगा वो, और वो सारे डेटा को कलेक्ट करके रखेगा। तो पिक्सल ने क्या किया, स्पेस टेक कंपनी के द्वारा ये बनाया जाएगा। अभी ये देखो, एक सैटेलाइट छोड़ा जाएगा, यानी कि अभी तो एक ही सैटेलाइट जाएगा पायलट के प्रोजेक्ट तौर पे, जिसमें जब ये सैटेलाइट जाएगा तो वहां पे देखेगा कि क्या ये अंतरिक्ष में जाके जो तीव्र विकिरण है, विकिरण इसको सह पा रहा है कि नहीं, या फिर जो तापमान है, तापमान इसको ये सह पा रहा है कि नहीं। उसके बाद फिर हम 100 से लेकर के 500 तक सैटेलाइट्स फिर छोड़ा जाएगा। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ये पाथ फाइंडर होगा, ये क्या है, उपग्रहों का तारामंडल, उपग्रहों का तारामंडल होगा। खूब सारे उपग्रह ये इसके लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेस एक्स कंपनी है, बंगलुरु की है, पिक्सल याद रखेंगे। इस पाथ फाइंडर का डिजाइन इसने किया है। आप देखिए, जो ये आपका लूपेक्स मिशन जा रहा था, उससे पीसेस में आपसे पूछा गया कि डिजाइन किसने किया है, और इसरो के द्वारा क्या किया गया है, जाक्सा के द्वारा क्या किया गया है। तो ध्यान देंगे, अगर दो कंपनी मिलकर आपस में काम कर रही है, किसने कौन सा काम किया है, और कोई इतना बड़ा मिशन अगर जा रहा है तो ध्यान रखेंगे आप। तो ये क्या है, डिजाइन, निर्माण, इवन इसका प्रक्षेपण भी कौन करेगा, पिक्सल के द्वारा किया जाएगा, है ना, इसको प्रक्षेपित करेगा। सर्वम एआई, इसमें आप देखो एआई ही लिखा हुआ है, नाम से पता चल रहा है। ये क्या करेगा, इसको आधार प्रदान करेगा, मतलब कि ये स्पेस में ही एआई की सुविधा देगा इस उपग्रह को। विशेषता क्या है इसके, डेटा सेंटर ग्रेड जीपीयूएस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगी हुई है, और इसमें क्या है, हाई स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा है। पहली बार किसी सैटेलाइट में इसको यूज किया गया है। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है देख लेते हैं। देखिए, डेटा सेंटर ग्रेड जीपीयूएस ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब है कि जहां पे डेटा लिया जाएगा, यानी कि हमारी सैटेलाइट ने अर्थ से इमेज लिया, और इसको लेकर के ये वहीं पे क्या करेगी, एनालिसिस करेगा। यानी कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये बताया था, ये प्रोसेस, कि अगर ये हमारा है, हमारी ये अर्थ है, हमारा सैटेलाइट है ये, ठीक है, इससे यहाँ से इसने फोटो खींचा, और यहाँ इसके बाद ये बैक भेजता है, इसको क्या भेजता है, रॉ डेटा, कच्चा डेटा भेजता है, खूब सारा खींच खींच के। उसके बाद यहाँ पे सेंटर्स लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा सेंटर होते हैं, वो इसको एनालाइज करते हैं, और फिर पता करते हैं कि इसमें क्या, कहाँ पे आपदा आने वाली है, किस जगह की क्या स्थिति है। लेकिन अब क्या होगा, अब ये जो हमारा अर्थ है, इसमें इस तरीके का ये जो सिस्टम लगाया गया है, ये सैटेलाइट, ये इमेज तो लेगा, ठीक है, और ये जो डेटा सेंटर होगा वो सारा यहीं पर डेटा कलेक्ट करता जाएगा, डेटा लेकर के कलेक्शन भी यहीं पे होगा, एनालिसिस भी होगा, सब यहीं पे हो रहा है। अब ये मतलब आप कह सकते हो कि अंतरिक्ष में डेटा को स्टोर करने का एक केंद्र है ये। यानी कि अब अंतरिक्ष में डेटा क्यों स्टोर कर रहे हैं, पृथ्वी पे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पे जो डेटा सेंटर्स होते हैं उन पे दबाव इतना ज्यादा है। आप सोचो, इतनी ज्यादा जनसंख्या है, इतने ज्यादा हमारे पास डेटा है, लैंड चाहिए उसके लिए। और इस डेटा सेंटर को चलाने के लिए, जैसे आपका ये सेंटर है, इसको चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो लैंड चाहिए, एक तो बिजली चाहिए, ठीक, और ये इतनी ज्यादा गर्म होता है कि इसको हमेशा ठंडा रखने के लिए क्या चाहिए, हमें अरबों लीटर पानी चाहिए, अरबों लीटर पानी। तो ये सारी चीजें क्या होती है, जब हमारा ये सैटेलाइट स्पेस में होगा, तो आपको पता है कि जो हमारा स्पेस का तापमान है वो लगभग आप देखो तो 250 डिग्री, माइनस 250 डिग्री के आसपास चला जाता है। तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, इसको ठंडा करने की जरूरत ही नहीं है। रही बात बिजली की, तो सौर ऊर्जा है ही, उससे चलेगा। और ये डेटा के लिए अब हमें लैंड की जरूरत भी नहीं है, हम क्या करेंगे, अपना डेटा वहीं पे कलेक्ट करके रखेंगे। जिससे क्या होगा, अगर कोई लड़ाई होती है, कोई वॉर होता है, कोई आपदा आती है, तो भी हमारा डेटा सुरक्षित रहेगा। तो इस तरीके से इसके कई फायदे हैं।
आप इसको देख सकते हो। तो ये पाथ फाइंडर हमने देखा कि इसमें क्या है, ये देखिए, तो यही था डेटा सेंटर ग्रेड जीपीयूएस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। यहाँ पे एक हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा लगाया गया, जो पहली बार लगाया गया है। ये कैमरा सिर्फ फोटो नहीं खींचता है, ये कैमरा ये भी बता देता है कि ये कोई चीज है तो ये किस चीज से बना है। पूरा सिटी स्कैन है, जैसे इंसान का सिटी स्कैन करते हैं ना, उसी तरीके से ये क्या करेगा, उस जैसे कोई भी चीज उसने खींचा, किसी चीज की फोटो खींची, तो ये बताएगा कि इसका सांगठनिक स्तर किस चीज से मिलके बना है, उस लेवल तक, एकदम एटम तक के लेवल पे जाके ये क्या करता है, फोटो खींचता है। तो ये इसलिए इसका नाम है हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग कैमरा, ध्यान रखेंगे, ये नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं कि पाथ फाइंडर ही नाम क्यों है, अब पाथ फाइंडर चर्चा में है तो ये पूछा जा सकता है। देखिए, पाथ फाइंडर ये सबसे पहले नासा के द्वारा मार्स का इनका एक मिशन चला था, मार्स पाथ फाइंडर 1997 में चलाया था ये मिशन। और ये एक पहला ऐसा मिशन था जिसके तहत किसी भी, जैसे आपका ये पृथ्वी और चंद्रमा के को छोड़ करके किसी भी अन्य ग्रह पे पहली बार किसी रोवर को उतारा गया था। रोवर तो पता होगा आपको कि रोवर क्या होता है। चंद्रयान जब 3 हमारा मिशन गया था, उससे रोवर लैंडर बहुत आपने याद किया होगा, जिसमें रोवर क्या था, प्रज्ञान, और विक्रम हमारा लैंडर था, चंद्रयान 3 की मैं बात कर रही हूँ। तो उसी के तहत ये जो पहला हमारा मिशन था, यानी कि ये पाथ, नासा नाम जो है प्रसिद्ध रूप से पाथ फाइंडर मिशन से भी जुड़ा है, यानी कि ये पहला रोबोटिक रोवर था। इसका नाम क्या था इस रोवर का जो गया था, सोजॉर्नर इसका नाम था, सोजॉर्नर। इसको मंगल की सतह पे सफलतापूर्वक उतारा गया था और ये पृथ्वी चंद्रमा प्रणाली के बाहर किसी भी अन्य ग्रह पे संचालित होने वाला इतिहास का पहला रोवर था। और ये किसके द्वारा उतारा गया था, उपलब्धि किसने लाया था, तो आप याद रखेंगे नासा के द्वारा, नासा नासा का मिशन था ये, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। क्या था इसका नाम, ये कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, सोजॉर्नर इसका नाम था। अब देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा शब्द धो क्या है, एक लकड़ी की नाव है, पारंपरिक वस्त्र है, जीआई टैग युक्त चावल है, या फिर एक कछुआ है। इस तरीके के शब्द अगर एग्जाम में आ जाए तो फिर इंसान सोच ही नहीं सकता कि क्या है ये। तो इसका आंसर क्या होगा, ये एक तरीके की का नाव है। कैसी नाव है ये, अभी देखिए, हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक लकड़ी की नाव में आग लगने से एक भारतीय नाविक की मौत हो गई है। अभी ये क्यों कवर किया गया है, देखिए, ये आपके जो आपका धो है, पारंपरिक, अब हमारे सांस्कृतिक रूप से भी हमारे टॉपिक से जुड़ता है, प्लस ये हॉर्मुज जल संधि जो है, जल डमरू मध्य, ये भी चर्चा में है, तो यहाँ की सारी घटनाएं आपके लिए रिलेवेंट हैं। बात करते हैं धो की, तो देखिए, एक ये पारंपरिक, ये क्या है, एक पारंपरिक लकड़ी की नाव है, पोत है। इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं, एक छोटी नाव, आपने देखा होगा कि पहले की अगर आप कोई बुक पढ़ते हो या पहले की कोई फिल्म पढ़ते हो, तो आपको एक ऐसी नाव दिखती है इस तरीके की, इस पे एक खंभा लगा होता है और ऐसे इस पे क्या होता है, ये टेंट लगा होता है, इस तरीके से पाल। तो ऐसी ही नाव थी और इसको हम क्या करते हैं, हिंद महासागर वाला क्षेत्र हो गया, अफ्रीका वाला का जो क्षेत्र हो गया, बाहर अरब सागर वाला क्षेत्र, इन जगहों पे हम क्या करते हैं, नाव मछली पकड़ने के लिए या फिर छोटे मोटे काम के लिए यूज करते हैं। पहली बार अगर हम बात करें कि ये जो धो या ढो कह लो, इसकी चर्चा हमें कहाँ मिलती है इतिहास में, तो 600 ईस्वी के आसपास हमें ये इसका प्रयोग दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये सबसे पहले हमें इतिहास में इसकी जानकारी कब मिलती है, तो 600 ईस्वी के आसपास। वर्तमान में बात करें तो धो शब्द एक या दो मस्तूल, मस्तूल का कहने का क्या मतलब है, मस्तूल कहने का मतलब है खंभा। ये हमारी नाव है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है लेकिन देखो, मस्तूल का मतलब होता है खंभा, लकड़ी का खंभा जो बीच में लगा होता है ऐसे, इसको सपोर्ट देने के लिए, और ये बंधी होती है। तो अब इसमें क्या होता है, या तो एक खंभे लगे होते हैं या दो खंभों वाला त्रिकोणीय या चतुर्भुजाकार पाल होता है, ये पाल टेंट लगा होता है। नौकायन जहाजों को धो शब्द बताता है। अगर
इतनी ही हमें जानकारी चाहिए थी कि लकड़ी की एक नाव है। बात करें कि अगर और भी इस तरीके की क्या नाव भारत में यूज होती है, तो आप बताओगे बोपोर उरु, बेपोर उरु, जो कहाँ पे यूज होती है, केरल के कोझिकोड में। ये हाथ से बनाई गई पूरी तरह से लकड़ी की नाव है। क्या नाम है, बेपोर उरु। इसी तरीके से अभी देखो, अगर हम बात करें तो 2023 और इसके आसपास आईएनएस कौंडिन्य को लॉन्च किया था, ये बड़ा काफी चर्चा भी था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि क्या भारत में भी इस तरीके की कोई नाव है, तो आईएनएस कौंडिन्य है। भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया था। और ये एक ऐसी नाव है जो, जब हम लकड़ी के जो तख्ते होते हैं उसमें कील का प्रयोग हमने नहीं किया है। इसमें हमने क्या किया है, लकड़ी के तख्तों को सिलने के लिए जो नारियल के रेशे होते हैं उससे इसकी सिलाई की गई है, ताकि हम अपनी परंपराओं को जीवंत रख सकें, परंपराओं को हमेशा जीवित रहें। क्यों, कैसी परंपराएं, क्योंकि ये जो आईएनएस कौंडिन्य है, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, तो आप देखोगे जो अजंता की चित्रकलाएं हैं, अजंता चित्रकला, यहाँ से हमने, यहाँ पे इसका चित्र बना हुआ है, तो इसी को हमने क्या किया है, अपनी परंपरा को दिखाने के लिए मोदी जी के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया था। आईएनएस कौंडिन्य का नाम थोड़ा आप ध्यान रखोगे, पुराना है लेकिन रेलेवेंट हो सकता है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा उदयन का किला किस महाजनपद से संबंधित है। 16 महाजनपद, हर अक्सर एग्जाम में आपको देखने के लिए मिलता है। अब ये पूछ रहा है कि जो उदयन थे ये किस महाजनपद से संबंधित है, वत्स, अंग, मत्स्य या फिर मल्ल। तो आप ये बताओगे कि ये वत्स जनपद से संबंधित है। बात करते हैं अगर इनकी राजधानियों की, तो राजधानी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वत्स की राजधानी क्या थी, तो कौशाम्बी, ठीक है। अंग की बात करें, चंपा, ये पता है, रटा होना चाहिए आपको। ये 16 महाजनपद, ये सब छोटी छोटे क्वेश्चन है। अभी मैं देख रही थी, एक यूट्यूब पे एक टीचर थे जो बता रहे थे कि देखिए हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे ही पीडीएफ से पढ़ाया गया है। और क्वेश्चन क्या था, वैदिक नदियों के बारे में। वैदिक नदियां जो आज की वर्तमान नदियां हैं, उनको वैदिक टाइम पे किस नाम से पुकारा जाता था। इतना बेसिक सा क्वेश्चन जो हर बुक में आपको देखने के लिए मिलेगा, वो खुश हो रहे हैं देख करके। तो खैर ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए। मत्स्य की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर, याद रखेंगे आप, विराटनगर। और वहीं मल्ल की पावापुरी। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, बाकी 16 वाला भी आप इसको ध्यान दोगे। अब बात करते हैं उदयन के किले के बारे में। देखिए, हाल ही में भारत सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के द्वारा 2500 वर्ष पुराने इस किले के को दोबारा से मरम्मत कराने के लिए, ताकि इसका ये संरक्षित हो सके, मंजूरी दे दी गई है। मतलब अभी इसकी स्थिति बहुत खराब हो रही है, तो उसको संरक्षण को मंजूरी दे दी गई है, इसलिए चर्चा में आ गया है। बात करें उदयन के किले के बारे में, तो देखो 16 महाजनपदों में से एक वत्स राज्य के राजा उदयन से संबंधित है। ये देखा हमने। 16 महाजनपदों की चर्चा हमें कब मिलती है, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये होता है। इसके दौरान वत्स साम्राज्य की राजधानी का किला है ये। 6ठी शताब्दी में ही 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। तो उस समय राजधानी क्या होती थी इनकी, कौशाम्बी होती थी। उस समय ये किला था उदयन का किला। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में किस नदी के किनारे है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप याद रखेंगे, ये उदयन का किला जो है ये यमुना नदी के किनारे है। आगे देखते हैं किले की संरक्षण, अगर स्थापत्य के बारे में देखते हैं। देखिए, किले का निर्माण मुख्य रूप से मोटी मोटी ईंटें बनाई गई हैं, मिट्टी के दीवार बनाए गए हैं, और जो खाइयां हैं बहुत सारी, इसके द्वारा इसको सुरक्षित किया गया है। 50 से 60 फीट ऊंचे बुर्ज और सुनियोजित प्रशासनिक व आवासीय क्षेत्र के अवशेष यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। देखिए, ये वाला जो है ना, इसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि आप देखो कानपुर में जो भीतर गांव का मंदिर है, वहां से भी पूछ लेता है कि किस मिट्टी से, किस तरीके की ईंटों के बनाए गए हैं। तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसको देखते हुए चलेंगे। अगर बात करते हैं राजा उदयन की, तो राजा उदयन देखिए, इनके ये बहुत संगीत प्रेमी थे। इनको संगीत से इतना प्रेम था, और इनके पास एक वीणा होती थी जिसका नाम था घोषवती। और इतनी प्रसिद्ध और जादुई वीणा थी कि इसकी चर्चा पूरे अगल बगल के राज्यों में थी। तो एक अवंती के राजा थे चंड प्रदोत। उन्होंने क्या किया, अपनी लड़की को, अपने कि हमारी लड़की को भी वीणा सिखाया जाए। इनको उदयन को किडनैप कराते हैं, मतलब उठवा लेते हैं, अपने यहाँ रखते हैं, और उदयन इनकी बेटी को सिखाने लगते हैं वीणा। इसी, उनकी बेटी का क्या नाम होता है, वासवदत्ता। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, वासवदत्ता। ये कहाँ की होती है, अवंती की राजकुमारी होती है,
अवंती की। अभी इन सिखाते सिखाते दोनों के बीच में प्रेम हो जाता है, फिर इनको इनके पिता को पता चलता है, फिर ये इनको बंद कर देते हैं, क्या बोलते हैं, जेल में बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से ये अपने मंत्री के द्वारा वापस आते हैं। तो ये इनकी कहानी है। और इन्हीं राजा उदयन के बारे में भास के द्वारा एक रचना लिखी गई है, स्वप्न वास वदत्ता। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये रचना संस्कृत में लिखी गई है। ठीक है, ध्यान देंगे आप। तो संस्कृत की ये रचना है और ये तो इनकी कहानी हो गई। अब ये देखिए, गौतम बुद्ध के समकालीन ये माने जाते हैं राजा उदयन। ये पूछा जाता है, वैसे कहा जाता है कि इनके शासन काल में महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध भी, इन्होंने यहाँ की कौशाम्बी की यात्रा की थी। इस वजह से कौशाम्बी का आध्यात्मिक विकास में योगदान हुआ बहुत ज्यादा। इसको पवित्र ये एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्थान है कौशाम्बी जहाँ जो बौद्धों के लिए और जैनिज्म दोनों के लिए ये क्या है, तीर्थ यात्रा की तरह है। तो ये हमारा कुछ हो गया। अच्छा, ये देखिए, वंश अगर पूछ लिया जाए आपसे कि राजा उदयन ये तो थे वत्स, जो महाजनपद है वह उससे संबंधित थे, लेकिन इनका वंश क्या है, तो इनका वंश था पौरव या पुरु कह सकते हो आप। यानी कि ये हमें कहाँ पता चलता है, तो मत्स्य पुराण में ये लिखा हुआ है कि जब पुरु राजा थे तो वहां पे जिस जिस एरिया में वो रहते थे वहां पे आपदा संकट आई, जिसकी वजह से उन्होंने वो स्थान छोड़ा और वो इलाहाबाद वाले क्षेत्र में, कौशाम्बी वाले क्षेत्र में आकर के बस गए। उन्हीं के वंशज ये वत्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे इतने क्वेश्चन कुछ कवर हुए कि राजा उदयन को ध्यान रखोगे आप, घोषवती को ध्यान रखोगे, और इस घोषवती और राजा उदयन को मिलाने में किस मंत्री ने मदद की थी वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि वो मंत्री का नाम क्या था। महत्वपूर्ण खबरें कुबेर के खजाने से। अब ये कुबेर का खजाना मैंने क्यों डाला है, क्योंकि कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं और वो हमें फ्री के नंबर दिला के चले जाते हैं। जैसे मेयोन ज्वालामुखी में देखो विस्फोट हो गया, हर साल आए दिन विस्फोट होता है और क्वेश्चन भी हमसे पूछता रहता है कि ये ज्वालामुखी कहाँ है, वो ज्वालामुखी कहाँ है। तो मेयोन ज्वालामुखी कहाँ पर है, फिलीपींस में। बात करें फिलीपींस में और कौन से ज्वालामुखी हमें ध्यान रखने हैं, तो माउंट ताल, बुलूसन और कनलाओ, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका फिलीपींस ध्यान रखोगे। समुद्र की गहराइयों में फहरा दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, गिनीज बुक में दर्ज हुआ विश्व रिकॉर्ड। यानी कि अब पानी के नीचे समुद्र के अंदर हमने अपना तिरंगा फहराया और वो क्या था, दुनिया का सबसे बड़ा है। कितना बड़ा है ये, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। 60x40 मीटर का है। ये 60x40 मीटर का कहाँ पे, किस तट पे फहराया गया था, तो आप बताओगे राधानगर समुद्र तट पे, अंडमान और निकोबार में। इंपॉर्टेंट है, देश के लिए बड़े गौरव की बात है, तो आप ध्यान देंगे। भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य 2025 का डेटा है ये। मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट बन गया है तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट है ये। कितने लाख टन इसने 2025 में मछली का उत्पादन किया है, तो 6.85 लाख टन का उत्पादन किया है। और गुजरात को इसने सेकंड नंबर पे छोड़ दिया। मतलब ये पहले गुजरात नंबर 1 पे हुआ करता था, अब सेकंड नंबर पे हमारा गुजरात आ रहा है, पहले नंबर पे तमिलनाडु आ गया है। बात करें भारत का पहला ग्रीन मिथेनॉल प्लांट गैसीकरण तकनीकी से, ये देखो भारत का पहला आपको यही मिलेगा न्यूज कि ग्रीन मिथेनॉल प्लांट लग गया है, लेकिन मैंने ये लिख दिया है कि कौन सी टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, क्योंकि अभी देखो पेपर, कोई सा भी पेपर होता है तो आपसे टेक्नोलॉजी पूछी जाती है। ठीक है, कि टेक्नोलॉजी क्या है। अभी इसमें क्या है, तो गैसीकरण तकनीकी के द्वारा इसको बनाया जाएगा। अब ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो 1920 के आसपास मैक्सिको साउथ अमेरिका में एक पाया जाता है एक पौधा जिसका नाम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। अंग्रेजों के द्वारा इस पौधे को लाया गया और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में लगाया गया ताकि यहाँ पे मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। अब ये क्या था, ये पौधा उसके बाद फिर कुछ इसको गुजरात में लगाया गया कच्छ के क्षेत्र में, और ये एक ऐसी आक्रामक प्रजाति है, एक ऐसी झाड़ी है जिसको एक बार लगा दो तो ये फैलती ही चली जाती है। और ये इतनी ज्यादा फैल चुकी है कच्छ के क्षेत्र में, यानी कच्छ के बन्नी घास के मैदान में
ये आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बन्नी घास का मैदान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे, कक्ष वाले क्षेत्र में है। यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से फैल चुकी है, झाड़ी है एक तरीके की, और इनको कंट्रोल करने के लिए सोचा गया कि क्या कर सकते हैं, तो इसी को हमने गैसीकरण के द्वारा हमने क्या बना दिया, मेथनॉल में कन्वर्ट किया है। और ये कहाँ पे ये प्लांट लग रहा है, कांडला गुजरात में लगाया गया, क्योंकि यहीं पे ये जो झाड़ी है आपकी, यही इसी के आसपास बहुत ज्यादा है। तो ये प्लांट हम यहाँ पे लगा रहे हैं, और इस कहाँ पे यूज करेंगे जो मेथनॉल बनेगा, अब इसको ग्रीन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखो ये ग्रीन इसलिए क्योंकि ये झाड़ी से बन रहा है, पौधे से बन रहा है, तो ये ग्रीन है। और मेथेनॉल बनाकर किस मेथेनॉल से हम चलाएंगे क्या, तो हम इससे चलाएंगे, समुद्री ईंधन की तरह काम लेंगे और समुद्री परिवहन में इसको यूज करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नॉर्थ टेक सिंपोजियम। नॉर्थ टेक सिंपोजियम यानी एक संगोष्ठी है, एक बैठक है जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, कराया गया था। ये कहाँ पर, प्रयागराज में कराया गया है इसको, तो ध्यान देंगे आप। ये स्टेट स्पेशल, यूपी स्पेशल में भी ये आ जाएगा, या ऐसे भी पूछ सकता है। तो प्रयागराज में इसकी बैठक हुई है, किस थीम पर बैठक हुई है, रक्षा त्रिवेणी और संगम। बेसिकली इसमें चर्चा इसलिए ये किया गया है कि हम अपने रक्षा क्षेत्र में कैसे नई नई तकनीकों को ला सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की भी चर्चा की गई, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। क्या इसकी थीम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्या थीम है, रक्षा त्रिवेणी संगम। संगम ही में देखो इलाहाबाद में हो रहा है और संगम वहीं पे है, तो आप ये थोड़ा सा इससे कनेक्ट करके ध्यान कर सकते हैं। भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर शुरू हो गया है, और उस इम्पोर्टेंट बात यह है कि महिला केंद्रित है ये, मतलब महिलाओं की इसमें जो काम होगा, भागीदारी होगी, वो प्राइमरी लेवल पे होगी। पर्ल कल्टीवेशन क्लस्टर है, ये कहाँ शुरू हो रहा है, हजारीबाग झारखंड में। भारत का पहला है, ध्यान रखेंगे, मोती पालन क्लस्टर भारत का पहली बार ये शुरू हो रहा है, कहाँ पे, हजारीबाग झारखंड में। कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन, अभी देखो ये जब मेरी जो ये पीपीटी बनी है, तो ये एक दिन की पहले की है, अभी इसमें क्या है, ये 4 थे, लेकिन एक बाघ की और मृत्यु हो गई है, +1 हो गया, यानी कि पहले कितने थे, 5 थे, अब टोटल कितने की डेथ हो गई है, तो 6 की डेथ हो गई। मृतकों की संख्या कितने हो गई है, कुल 6 की डेथ हो गई है ना। तो ये क्यों, क्या ऐसा हो रहा है कि डेथ हो रहा है, तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व अब चर्चा में आ चुका है, तो कान्हा टाइगर रिजर्व आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि बार बार हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए कान्हा टाइगर रिजर्व की अगर बात ही कर लें, तो इसकी बेसिक चीजों को अगर देखा जाए, एक आपने पढ़ा होगा जंगल बुक, जंगल बुक किसने लिखी है, रुडयार्ड किपलिंग ने, इनकी बुक है। इनकी जो प्रेरणा है इस बुक को लिखने की, जंगल बुक बच्चे पढ़ते हैं, तो इसकी प्रेरणा इनको कहाँ से आई, तो ये कान्हा टाइगर रिजर्व से ही माना जाता है इसकी प्रेरणा आई। और ये कान्हा टाइगर रिजर्व में क्या है, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण ये इनकी मौत हो रही है। अब ये कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस क्या है, कुत्तों से फैलने वाला एक वायरस है, जिसका वाहक कौन है, कुत्ता। ठीक है, इसकी वजह से ये फैल रहा है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। भारत का पहला पोर्टेबल बेड साइड एमआरआई सिस्टम लॉन्च हो गया है। ये एमआरआई सिस्टम क्या है, ये एम्स नई दिल्ली में लॉन्च हुआ, एमआरआई जो हम कराते हैं। अब एमआरआई किस तकनीकी पे काम करता है, कौन सी वेव्स को यूज करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप ध्यान देंगे। इसमें हम रेडियो वेव्स को यूज करते हैं। बात करते हैं ये कहाँ पे लॉन्च हो गया, पोर्टेबल है, ये भी आपके बेड के बगल में ही, एमआरआई के लिए जो हम लेके जाते थे मरीज को, वो नहीं करना पड़ेगा, आपके बेड के बगल में इसको लॉन्च कर दिया गया है कि अब आप लेटे रहिए, एमआरआई आपकी हो जाएगी। एम्स में ये सुविधा आई है। IBSF विश्व बिलियर्ड्स खिताब जो है वो किसके द्वारा अभी जीता गया है, तो ये कहाँ पे हुआ था, आयरलैंड इसका होस्ट था, आयरलैंड में कराया गया है, और इसको जीता है सौरभ कोठारी ने। देखिए एग्जाम में क्या होता है कि हम जब भी पंकज आडवाणी का नाम हो गया, या फिर हम पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम देखते हैं, तो हम बिना कुछ सोचे समझे उनका नाम लगा देते हैं। लेकिन ये देखिए ध्यान देना है आपको, पंकज आडवाणी को हरा दिया है सौरभ कोठारी ने। विश्व बिलियर्ड्स खिताब इस बार सौरभ कोठारी ने जीता है, तो आप ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोजेक्ट दीपक के बारे में।
तो देखिए प्रोजेक्ट दीपक का देखें तो इसकी प्रोजेक्ट दीपक क्या है, बीआरओ के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। ठीक है, अब बात करें बीआरओ की, तो बीआरओ अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा था। बीआरओ के द्वारा प्रोजेक्ट दीपक का 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 4 मई 2026 को। कहाँ पर? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया, शिमला में। यहाँ पे ये आपसे पूछा जाएगा। अब बीआरओ की स्थापना कब हुई? तो 7 मई 1960 में इसकी स्थापना हुई थी बीआरओ की। और इसका ध्येय वाक्य क्या है? श्रमेण सर्वम साध्यम। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे आप ये प्रोजेक्ट दीपक के बारे में। बेसिकली प्रोजेक्ट दीपक क्या करता है, ये जो आपका पश्चिमी ये जो आपका हिमालय वाला एरिया है, पश्चिमी हिमालय वाला, उसमें जो दुर्गम पहाड़ी के क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश का पूरा एरिया हो गया, कुल्लू हो गया, आपने अटल टनल का नाम सुना होगा या आप देखे भी होंगे जाके, तो वहां पे ये क्या करता है? सड़कों का निर्माण करना, रणनीतिक सड़कों का निर्माण, रख रखाव जैसे काम ये करता है। कौन? प्रोजेक्ट दीपक के तहत किया जाता है। इसमें कौन कौन सा कारनामा किया है इन्होंने? तो हिंदुस्तान तिब्बत रोड की को बनाया है, मनाली लेह जो महत्वपूर्ण हिस्सा है मार्ग, उसको इन्होंने बनाया है, इसी प्रोजेक्ट दीपक के तहत ही बनाया गया है। तो इसी के का 66वां स्थापना दिवस प्रोजेक्ट दीपक का मनाया जा रहा था, ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसी पे इसको लॉन्च किया गया है, प्रोजेक्ट दीपक ये मनाया गया है। अच्छा, ये प्रोजेक्ट दीपक की स्थापना कब हुई थी? 1961 में, ध्यान देंगे आप। ठीक है, और बीआरओ ने क्या किया है? अपने इसको लॉन्च किया है अपने स्थापना दिवस पर। महाराजा रणजीत सिंह की, देखिए महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लग गई है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमारे हिस्ट्री से जुड़ते हैं, थोड़ा इनके बारे में ध्यान रखेंगे। और इनकी प्रतिमा कहाँ लगी है? बाहर लगी है, किसी मतलब बाहरी कंट्री में। तो इसके वास्तुकार भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नरेश कुमार कुमावत इसके वास्तुकार हैं। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो मलावी के ब्लैंटायर शहर में। कहाँ पे? मलावी तो याद है सबको कि मलावी में किया गया है, लेकिन मलावी के ब्लैंटायर शहर में ये पूरा आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए बाकी ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। एक दो चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पे। देखिए आपसे पूछ सकता है कि ये जो कान्हा टाइगर रिजर्व है ये किस क्षेत्र में है, कहाँ पे पड़ता है ये? तो आप क्या बताएंगे? एमपी में, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमारे कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे जिन पे हमने चर्चा की। और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो पे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, कमेंट करना। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो दोबारा आपसे उस पर चर्चा की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।